कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने सुनाया बड़ा फैसला। सरकारी कार्यालयों में शनिवार रविवार रहेगा अवकाश। 31 दिसंबर 2022 तक के लिए मिली राहत। सीएम शिवराज सपरिवार पहुंचे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 2 दिन तक कान्हा के ताज होटल में रुकेंगे सीएम। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नुपुर शर्मा के समर्थन में किया ट्वीट। लिखा, सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। कहा, मैं सत्य बोलती हूं इसलिए बदनाम हूं। पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय शिवनारायण मीणा को किया याद। गणमान्य नागरिक ने दी श्रद्धांजलि। विवेकानंद पुस्तकालय में रखा श्रद्धांजलि कार्यक्रम। और जबलपुर के एक होटल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वीक ऑफ बढ़ा दिया है। अब से सरकारी कार्यालयों में शनिवार रविवार यानी कि सप्ताह में 2 दिन का अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों को यह राहत 31 दिसंबर 2022 तक के लिए दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम और उनके परिवार का जोरदार स्वागत किया। वहीं उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए। आपको बता दें कि सीएम 2 दिन तक कान्हा के ताज होटल में रुककर राष्ट्रीय उद्यान का आनंद लेंगे। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर चर्चों में आ गई हैं। दरअसल इस बार उन्होंने बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट किया है। प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट में लिखा कि सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। जय सनातन, जय हिंदुत्व। साथ ही सांसद ने यह भी कहा कि असलियत बताने पर इतनी तकलीफ क्यों होती है। मैं शायद इस बात से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूं, और यह भी एक सच है कि ज्ञानवापी शिव मंदिर था, है और रहेगा। ये ट्वीट मैंने तो भगत सिंह की एक स्लोगन को बोला है। उन्होंने उस समय एक स्लोगन बोला था, मैंने वही बोला है। और उसके कई कारण हैं बोलने के। हमेशा हमारे धर्म पर कुठाराघात होता रहा है और अभी भी हो रहा है। अब हिंदुओं को न्याय मिलेगा। हमारी आस्थाओं को जो कुठाराघात किया जाता है, आस्थाओं पर हमारी आस्थाओं को कुचला जाता है। आस्थाएं सिर्फ एक वर्ग की नहीं होती हैं, आस्थाएं हर व्यक्ति की होती हैं और धर्म की होती हैं, पूजा पद्धतियों की होती है, सब संप्रदायों की होती है। किसी के भी पूज्य को कभी हमने सनातन धर्म ने कभी ठेस नहीं पहुंचाई। क्या कारण है कि हमारे आस्थाओं पर कुठाराघात किया जाता है और फिर हम बोले भी नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का सबको अधिकार है और करते हैं, करना ही चाहिए। और सत्य जहां है वो प्रकट होता ही है। आप चाहे कुछ उसको कह ले, हमारे देव को फव्वारा कह दिया, क्या हमारी आस्था पर कुठाराघात नहीं है? अगर हमने प्रतिकार किया तो उसका क्या समस्या? हमें करना अधिकार बनता है। हम साधु सन्यासी हैं, हमारा सनातन धर्म है, उस पर कुठाराघात होगा, आस्थाओं पर कुठाराघात होगा, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात होगा, संस्कारों पर कुठाराघात होगा। और हम संप्रदाय सद्भावनाओं की बात करेंगे। संप्रदाय सद्भावना की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सनातन धर्म की है या हिंदुओं की है? ये उनकी भी जिम्मेदारियां हैं जो इस प्रकार से कुठाराघात हमारी आस्थाओं पर करते हैं। हम हिंदुत्व के संवाहक हैं, हम हिंदुत्व के संरक्षक हैं और हमें ये संरक्षण करना है और करना चाहिए। बीनागंज के विवेकानंद पुस्तकालय में पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय शिव नारायण मीणा को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नगर के गणमान्य नागरिक और पुस्तकालय के सदस्य मौजूद रहे। मौके पर विवेकानंद समिति के सदस्यों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए।
जबलपुर के एक होटल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मचारी को बुलाया गया। दमकल के 3 वाहन और करीब आधा दर्जन कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, जहां वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि होटल के रेस्टोरेंट में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। वहीं होटल में ठहरे मुसाफिरों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। हमें 3:45 पे आग लग जाने की सूचना कंट्रोल रूम द्वारा मिली। रिसीव एजेंसी में आग लगी। हमने तत्काल एक गाड़ी रवाना किया, पीछे दोबारा दूसरी गाड़ी रवाना किया। आया देखा तो अंदर इतना धुआं भरा हुआ था कि अंदर जाने में दम घुट रहा था। फिर एग्जॉस्ट द्वारा धुआं को बाहर फेंका गया। उसके बाद लाइन लेके अंदर गए, आग को पूरी तरह बुझाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। कितने का लगभग नुकसान तो इनने 25 से 30 लाख बता रहे हैं। और ज़्यादा का हुआ गणेश प्रसाद सोनी। ऋषि रेजेंसी होटल में नीचे उनका जो रेस्टोरेंट है, बार है, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल को। तो समस्त स्टाफ यहाँ आया था। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पे काबू पाके बुझा दिया गया है। जो यात्री ठहरे थे उनको दूसरी होटल में शिफ्ट किया गया है। ये तो आग लगने का कंफर्म कितनी? अभी उसकी जाँच चलेगी। अब जाँच में जो पता चलेगा उसमें। एनसीसी कैडेट्स को जिम्मेदार नागरिक कहा गया है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी निदेशालय में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ समूह समादेशकों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक के पहले दिन प्रदेश के 5 समूह मुख्यालय और रायपुर से पहुंचे ग्रुप कमांडर से एडीजी मेजर जनरल अजय कुमार महाजन ने चर्चा की। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए एडीजी जनरल ने कहा कि बैठक के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण की दिशा में भविष्य का खाका तैयार किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमारी मंशा है कि एनसीसी कैडेट्स को जिम्मेदार नागरिक बनाना है। तो क्या हुआ, सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए। तो स्कूल्स ने अपना ट्रेनिंग शुरू किया, थोड़ा गैप आ गया था, बीच में लॉकडाउन हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो ऑनलाइन चलेगी। तो हमने उसमें भी पाया कि हमारे कैडेट्स को पिछड़ना नहीं चाहिए। तो हमने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग का मॉडल अपनाया, जिसके अंदर एनसीसी ने 2 ट्रेनिंग ऐप बनाया था, ट्रेनिंग ऐप वर्जन 1 और ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2, जिसमें हमारा पूरे का पूरा सिलेबस और ट्रेनिंग ऐप 1 में इंग्लिश और हिंदी में है और उसी के रिलेटेड तमाम वीडियोज हैं। तो हमने अपनी ट्रेनिंग को भी पीछे नहीं छोड़ा। राजधानी के जयप्रकाश अस्पताल में इन दिनों मरीजों की कतार बढ़ने लगी है। दरअसल मौसमी बीमारियों के कारण अस्पताल में मरीज 20% ज्यादा पहुंचने लगे हैं, जहां मरीज अस्पताल की व्यवस्था से बेहद परेशान हैं। मरीजों का कहना है कि ओपीडी के लिए यहां घंटों खड़े रहना पड़ता है। ऐसे अगर यदि कोई मरीज सीरियस अवस्था में हो तो क्या करेगा? वहीं मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि प्रशासन के निर्देशानुसार ओपीडी में काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगले 20 दिनों में अस्पताल की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। शासन की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी हम टोकन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ ना लग पाए। अभी चार काउंटर हैं हमारे यहाँ, तो और 6 करने का प्लानिंग है, तो जिसमें काउंटर पे भीड़ ना लगेगी। लगभग 15-20 दिन माने। उसके लिए सब ORS पाउडर है हमारे पास, उसके लिए सब तरफ ORS पाउडर की सुविधा भी है, तो वो भी देते हैं मरीजों को, वो भर्ती करते हैं मरीजों को, जैसे जरूरत होती है तो उसके हिसाब से। मामला कोरिया जिले के ग्राम पंचायत केल्हारी का है, जहां ठेकेदार की भारी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले केल्हारी से पुल तक रोड बनाने की मंजूरी मिली थी, जिसका मुख्यमंत्री ने वर्चुअल भूमि पूजन भी किया था। लेकिन जब रोड बनाने की बारी आई तो ठेकेदार गड्ढे खुदवाकर फरार हो गया। वहीं महज 20 मीटर की दूरी पर आंगनवाड़ी है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने और बरसात के समय गड्ढे पानी भर जाने से दुर्घटना का डर सता रहा है। ठेकेदार की लापरवाही है। शासन के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल भूमि पूजन रायपुर से किए थे इसका, और ठेकेदार को जो है टेंडर के माध्यम से काम प्रारंभ करना था। ठेकेदार ने कार्य प्रारंभ कर दिया है और मेन रोड से जो है बरने नदी तक
सिर्फ मिट्टी डाल के रोड छोड़ दी गई है और बस्ती के अंदर जो है गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए। कई बार हम लोग के द्वारा ठेकेदार को बोला गया कि बरसात के दिन है, आने वाले समय में गड्ढों में पानी भरेगा, दुर्घटनाएं होंगी, लेकिन ठेकेदार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहां मिट्टी डाली गई है वहां पे भी बरसात के दिनों में लोग चल नहीं पाएंगे। माननीय विधायक जी को भी इससे अवगत करा दिया गया है। उम्मीद है कि शीघ्र ही अब न ठेकेदार को पता है न किसी को पता है कि गड्ढा खोद दिए है। बगल में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, बच्चे हैं, रास्ता पर देखिए गाड़ी चल रही है, गड्ढे में कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और बड़ी बरसात अब आने वाला है, तो मेरे घर तो पानी भर जाएगा, तो किसके पास जाऊँ शिकायत करना? कोई जनपति ध्यान नहीं दे रहे इसको। लगभग 3 महीनों से गड्ढा खुदाया है और बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि आंगनबाड़ी खुलता है यहाँ पे, तो बच्चे खेलते हैं तो डरने वालों गिरने का डर रहता है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। और इसकी सूचना आपने किसी को दी और ठेकेदार क्यों नहीं बना रहा है? पता नहीं, हम लोग को तो कोई पता नहीं है। बीच में बात हुआ था तो बोले कि मानो काम चालू होने वाला है, तत्काल चालू हो जाएगा, लेकिन 3 महीना से तो बंद है, काम चालू नहीं हो रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत देवगढ़ पहुंचे, जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का मंत्री ने भूमि पूजन किया। वहीं मंत्री के कार्यक्रम में पटवारी की अनुपस्थिति के कारण मंत्री भड़क गए और पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 125 हितग्राहियों को राशन कार्ड और विकलांग कार्ड वितरण, स्वेच्छा अनुदान की राशि का भी वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 4 दिवसीय जशपुर दौरे का कार्यक्रम कल पत्थलगांव से शुरू हो रहा है। इस दौरान वे जिले के तीनों विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। दरअसल भूपेश बघेल का पहला दौरा पत्थलगांव में संभावित है और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पत्थलगांव विधानसभा पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनके विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हैं, जहां वे सीधे जनता से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री के प्रथम आगमन पर बहुत उत्साह है लोगों में, और तैयारियां तो लोगों में इतना उत्साह है कि लोग मतलब अपने घरों को सजा रहे हैं। और बाकी तो कार्यक्रम विधायक साहब हमारे राम पुकार जी की उसी हिसाब चल रहे हैं, सब वो जैसा बता रहे हैं करते जा रहे हैं हम लोग, है ना। और तैयारियां इतनी हैं कि भूपेश जी को ऐसा खुश करके भेजेंगे यहाँ से कि वो कई 100 करोड़ों की सौगात दे के पत्थलगांव को जाएंगे। देखिए, प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन सरकार बनने के या भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ आगमन हो रहा है, इसलिए यहाँ के लोगों में बहुत ही उत्साह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार हमारे यहाँ पत्थलगांव में आ रहे हैं। और उनकी तैयारी, उनके कार्यक्रमों के आधार पर ही तैयारियां शुरू हुई हैं, और उनके विभिन्न कार्यक्रम भी हैं। मुख्य रूप से इनका कार्यक्रम जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, विधानसभा क्षेत्रों में विकास खंडों तक पहुंचने का जो इनका प्रयास है, मेहनत है, उनका उद्देश्य यही है कि हम आम लोगों तक के पहुँचें और मिलें। इसीलिए उन्होंने कहा, जितने भी उनके चौपाल लग रहे हैं उसमें पीछे लिखा हुआ होता है भेंट मुलाकात। भेंट मुलाकात में बहुत सी बातें आती हैं। सामान्य तौर से चर्चा होता है, न भाषण का मंच है न राजनीतिक मंच है, शासन और प्रशासन का मंच है। वहाँ आदमी आके अपनी बात को रखता है, अपनी बात को समझाता है, सरकार की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारी जो योजना चल रही है, हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वो कहाँ तक गांव के छोटे से छोटे, गरीब से गरीब तबके तक, ग्रामीण स्तर तक पहुँच रहा है कि नहीं, ये सब का आकलन करना इस भ्रमण कार्यक्रम का उनका उद्देश्य है। इसलिए हम तो आग्रह करते हैं लोगों को कि निसंकोच आके अपनी बात को बताना चाहिए, कहना चाहिए, और सरकार के उपलब्धियों को निश्चित रूप से कहना चाहिए, ताकि सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग अपने कार्यक्रमों के प्रति भी और हमको और क्या कुछ करना है, आम लोगों से जो सुझाव व जानकारी आता है उसके आधार पर हमको आगे कार्रवाई करने के लिए उनको एक अवसर मिलता है या उनको एक रास्ता दिखाई देता है। इन्हीं सब उद्देश्यों से लेकर आ रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा से अच्छा भव्य स्वागत हो, ऐसा हम सबका प्रयास है। बूथ
विजय संकल्प अभियान के तहत राजधानी भोपाल के बूथ क्रमांक 69 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे, जहां लोगों के घर पहुंचकर मुलाकात की और केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के साथ संगठन के कार्यों की लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 65,000 बूथों पर मंत्रियों से लेकर पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ पर जा रहे हैं और विजय की संकल्प ले रहे हैं। वहीं महापौर उम्मीदवारों को लेकर कहा कि 1-2 दिन में नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान होने पर कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 258 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, वह किसी को भी उम्मीदवार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी पंच सरपंच से लेकर के देश के 70% भूभाग पर कार्यरत है। अरे उनके उत्तर प्रदेश में 298 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई, कई राज्यों में 0 हो गए, मध्य प्रदेश के अंदर केवल 2 ही लोग बचे हैं, अब वो किसी को भी टिकट दे दें। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। अपने कार्यकर्ताओं में सक्षम कार्यकर्ता हैं। कौन कार्यकर्ता यहाँ के विकास के लिए जो इस काम को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं में जल्दी ही आज और कल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो मूल होता है कमल का फूल, और कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार करती है। प्रत्याशी तो हम सब निमित्त मात्र के हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता जिताता है। जो बूथ पर आप देख रहे हैं, यहाँ मैं इस बूथ का सदस्य हूँ, वोटर हूँ, यहाँ का पन्ना प्रमुख हूँ। तो ये जो कार्यकर्ता है, यही भाजपा की ताकत है, और प्रत्येक बूथ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं यही चुनाव जिताते हैं और यही चुनाव लड़ते हैं। इसलिए मुझे तो गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस चुनाव में भी जो माहौल, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है। जब मैं बूथ पर आया तो ये चुनाव में भी ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। भी चुनाव लड़ने जा रही है असदुद्दीन। राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने कहा, रायसेन जिले में आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों ने शराब के नशे में पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। 3 लोगों में विवाद हुआ और फिर दोनों आरोपी जीजा और साले ने मिलकर युवक को पत्थरों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा। ये प्रकरण जो हत्या का दर्ज हुआ है, इसमें चूंकि आरोपी इसमें अज्ञात थे और पुलिस ने गंभीरता देखते हुए प्रकरण में पूछताछ की गई, तो सामने आया है कि दोनों के बीच कुछ पैसों को लेन देन का विवाद था। और जब घटनाक्रम हुआ तो जो मुख्य आरोपी है प्रकरण का, वो अपने एक रिश्तेदार के साथ में घटनास्थल पे था और मृतक भी जो है घटनास्थल पे ही साथ में ये लोग थे। और उस दौरान ये विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के पश्चात घटनाक्रम किया गया है, जिसमें चोट पहुंचाकर जो है इसमें मृत्यु हुई है मृतक की। पुलिस को जब जानकारी मिली इसके पूर्व के विवादों की और जो घटनास्थल है वहाँ से जो साक्ष्य एकत्रित किए थे, उसके अनुसार पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। खरगोन में ओवैसी पार्टी के नगरपालिका चुनाव लड़ने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल खरगोन के करीब 1 दर्जन मुस्लिम बाहुल्य वार्ड में AIMIM ने हैदराबाद में तय कर लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पदाधिकारियों की बैठक के बाद हरी झंडी दे दी है। बता दें कि खरगोन में करीब 1 दर्जन वार्डों में पार्टी के सिंबल पर पार्षद पद के उम्मीदवारों को लड़ाए जाने की संभावना है। हैदराबाद स्थित पार्टी मुख्यालय दारुस्सलाम में आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मध्य प्रदेश के कई शहरों के ओहदेदार हजरात और जिम्मेदार हजरात के साथ एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद इंशाअल्लाह ताला खरगोन के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM अपने उम्मीदवार उतारेगी।
जिसके लिए पार्टी स्तर के ऊपर तैयारियां चल रही है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार उतार सकती है। शुजालपुर में भी बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें नगर निकाय के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी शंखनाद करते हुए आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत हुई। बता दें कि भाजपा विधायक और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसका शुभारंभ किया। खरगोन में तैनात बम एवं डॉग स्क्वाड दल ने मुख्य सड़कों और बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सराफा बाजार में पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर से दुकानों के बाहर जांच कर रहे हैं। व्यापारियों और आमजन को संदेश दिया गया है कि वे सुरक्षित हैं, किसी तरह की असुरक्षा की भावना महसूस ना करें। इसके अलावा हिदायत दी कि दुकान के बाहर सामान ना छोड़े, यदि कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो पुलिस को सूचना दें। पूरी खबर खरगोन की है, जहां तैनात बम एवं डॉग स्क्वाड दल ने मुख्य सड़कों और बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सराफा बाजार में पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर से दुकानों के बाहर जांच कर रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में BDS टीम को निर्देशित किया गया है कि खरगोन शहर में जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी रूटीन चेकिंग की जाए, जिससे लोगों में इस तरह की भावना रहे और इस तरह की भावना रहे कि सुरक्षित हैं और उनमें कोई डर और भय का माहौल नहीं है। इसलिए ये रूटीन चेकिंग की जा रही है। एसपी साहब द्वारा दोबारा से सघन चेकिंग के लिए बोला गया है, तो उसी के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है। ये सिर्फ खरगोन जिले ही देख रहा है कि और भी जिलों में आप? नहीं, ये रेंज की टीम है BDS की, तो हम लोग सप्ताह में 3 दिन खरगोन शहर को चेकिंग करते हैं और व्यापारियों में लोगों में डर का और भय का माहौल ना हो, इसलिए समझाइश भी देते हैं कि कोई भी संवेदनशील वस्तु अगर दिखती है तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दें और उससे छेड़छाड़ न करें। BDS टीम को इन्वॉल्व करें, जिससे कि हम लोग उसके निर्देशन में जो भी कार्रवाई होगी उसको पूर्ण करेंगे। क्या नाम सर आप? राम नरेश सिंह से करते हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।